हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊष्मा और ताप है। और साथ ही इस वीडियो में जो है आपको कुछ ऊष्मा एवं ताप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, तो उन सभी को भी हम देख लेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। देख लेते हैं हमारी पहली हेडिंग है हमारी ऊष्मा। तो ऊष्मा होती क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। वह एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा के कारण ही जो है हमारे हम जो आप कह सकते हैं कि कोई कार्य कर पाते हैं, तो वो ऊष्मा के कारण। शक्ति जो है हमें ऊष्मा से ही प्राप्त होती है। भोजन के जरिए जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी से जो है हम कोई कार्य कर पाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है हमारे शरीर को, वह ऊष्मा यदि हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो हमको जो है ठंडी महसूस होती है। और वह ऊष्मा यदि ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उससे जो है हमें गर्मी महसूस होती है। ऊष्मा की वजह से ही जो है हमें गर्म एवं ठंडा महसूस होता है। ऊष्मा की वजह से हमारे शरीर को गर्म एवं ठंडा महसूस होता है। ठंडियों के समय पे जो है हमारे शरीर को ठंडी लगने लगती है। उसका कारण ये है कि हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है, जिस कारण हमारे शरीर की ऊष्मा जो है निकल करके बाहर वातावरण में जाने लगती है। इस वजह से जो है ठंडी हमें महसूस होती है। इसके बाद गर्मियों में हम देखते हैं, तो गर्मियों में हम देखते हैं कि हमको गर्मी महसूस होती है। तो गर्मियों में गर्मी महसूस होने का कारण ये है कि हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है और जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर उसमें डिफरेंट आता है। वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों के दिनों पर, और हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वातावरण के टेम्परेचर से कम होता है, जिस कारण से वातावरण की जो ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है, और इसी वजह से जो है हमें गर्मी महसूस होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा एक प्रकार की जो है ऊर्जा होती है, तो इसी की वजह से जो है हमें गर्मी में ठंडा महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा ऊष्मा एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा। जो है ऊष्मा होती है, अन्य प्रकार की ऊर्जा है, वो हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन है वह है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा कैसे प्राप्त होगी, आप यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथ रगड़ रहा है, गति कर रहे हैं, उनके दोनों हाथ जो है गति कर रहे हैं, और गति के कारण जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं हाथों को दोनों को रगड़ने के कारण जो है उसके हाथ गर्म होंगे। आप चाहें तो स्वयं देख लीजिए, आपके हाथ गर्म होने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो गति ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है, ऊर्जा से सॉरी ऊष्मा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं भोजन का पचना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो जैसे हम भोजन खाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको आप कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से जो है हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बिजली से ऊष्मा। तो बिजली से आपको बिजली हीटर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इससे भी जो है हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा से प्रकाश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोमबत्ती के कारण जो है हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, साथ ही इसमें जो है ऊष्मा भी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। जो है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा भी चलती है। आपको एक स्टीम इंजन दिख रहा है, स्टीम इंजन। आपको पता है कि पहले की जो ट्रेनें चलती थी हमारी, वो स्टीम इंजन पर ही चलती थी। तो स्टीम इंजन में क्या है, ऊष्मा के द्वारा जो है गति प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पर स्टीम इंजन उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका जो है ऊष्मा के प्रभाव। तो ऊष्मा के दो प्रभाव होते हैं, पहला होता है तापमान में वृद्धि होती है, दूसरा होता है प्रसार। ऊष्मा के कारण जो है दो प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर। पहला तापमान में वृद्धि, आप कह सकते हैं हमारे ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर तापमान में वृद्धि, और सेकंड होता है प्रसार। आप देखेंगे कि तापमान में यदि किसी वस्तु को ऊष्मा हम देते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही उस वस्तु का आकार भी जो है बढ़ जाता है। जैसे आप किसी लोहे को जो है आप ऊष्मा दीजिएगा तो उसका तापमान जो है बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। एक तो वो गर्म होगा, साथ ही उसका जो आकार पहले था वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, प्रसार हो जाएगा। तो ऊष्मा के कारण दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, एक होता है तापमान में वृद्धि, दूसरा होता है प्रसार। तो तापमान को किससे देखते हैं हम, तापमापी के जरिए जो है तापमान को ज्ञात कर सकते हैं हम। इसके बाद होता है प्रसार। तो प्रसार के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है थर्मामीटर का। थर्मामीटर के अंदर जो हमारा पारा होता है वह कहाँ पर होता है, एक नीचे छोटे से पॉइंट में स्थित होता है। छोटे पॉइंट में, नीचे वाले पॉइंट में स्थित होता है। जैसे ही उसको हम किसी गर्म वस्तु के पास ले जाते हैं, गर्म जगह पे ले जाते हैं, तो उस पारे में प्रसार हो जाता है, और उस पारे में प्रसार होने के कारण जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा तापमापी या थर्मामीटर, तो इसमें प्रसार हो रहा है। तो जितना वो गर्म होगा उसके हिसाब से जो है पारे में प्रसार होता है, उसी से जो है हम ज्ञात करते हैं हमारा जो है शरीर का टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं बुखार भी जो है हम थर्मामीटर के माध्यम से नापते हैं। तो उसमें जो पारा होता है उसके माध्यम से जो है हम अपने शरीर का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, क्योंकि पारे में जितना प्रसार होगा उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या है, हमें कितने डिग्री सेल्सियस तक जो है बुखार आ चुका है। तो यहाँ पे है
आप देख रहे होंगे पारे में प्रसार हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है ठोसों में प्रसार। तो ठोसों में प्रसार आपको पता है कि कैसे होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जैसे लोहे का ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉलनुमा छल्ला, तो इसको बिना गर्म किए जब हम डालते हैं तो ये इस होल से आराम से निकल जाता है, इस छल्ले से आराम से निकल रही है एक गेंद लोहे की। लेकिन जब आप इसे गर्म कर देंगे और फिर उसके बाद इसी होल से डालेंगे तो नहीं निकलेगी। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है कि जो ऊष्मा पा करके जो हमारा ठोस है वह जो है अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, प्रसार हो जाता है उसके आकार में। और मैं आपको बता दूं सभी ठोसों में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप सोचे कि लकड़ी को जैसे ऊष्मा देने पर उसमें प्रसार हो जाए, तो लकड़ी में प्रसार नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं गैसों में प्रसार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गैस को गर्म करने पर जो है उसमें प्रसार होता है, वो हल्की होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि एक बोतल है, बोतल में यहाँ पर ठीक है एग्जाम्पल कोई बात नहीं, बोतल है और बोतल में एक गुब्बारा लगा हुआ है। तो बोतल में पहले से उपस्थित हवा है, लेकिन जैसे ही आप बोतल को गर्म करेंगे तो इस यह गुब्बारा जो है फूलने लगेगा, क्योंकि इसमें उपस्थित गैस में प्रसार होगा, हल्की होगी, तो यह जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगी और प्रसार होगी, इस वजह से यह गुब्बारा जो है फूलने लगता है। आपने वो बैलून भी देखा होगा जिसमें बैठ करके आदमी जो है शेयर करते हैं। बैलून बड़े बड़े जो बैलून होते हैं उसके अंदर एक टोकरी नुमा बंधी होती है, तो उसके माध्यम से जो है व्यक्ति जो है घूमते भी हैं, आकाश में जो है सफ़र करते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग जो है वायु को जो है हमेशा गर्म करते रहते हैं। एक उसमें लगा रहता है एक बड़ा सा, जिसके माध्यम से उसमें अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, उसके माध्यम से जो है वो उसको गर्म करते रहते हैं वायु को, जिससे वायु जो है गर्म होने के कारण उसमें प्रसार होता है, गुब्बारा जो है फूला रहता है और ऊंचे को उड़ जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का मापन। तो ऊष्मा का मापन जो है आप तापमान की वृद्धि के माध्यम से या तापमान की वृद्धि के द्वारा किया जाता है ऊष्मा का मापन। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया है आपका कि कैलोरी। तो एक कैलोरी कितने के बराबर होती है, तो 1 kg या वाटर, या आप कह सकते हैं 1 लीटर वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। याद रखिएगा, 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी के बराबर होते हैं। 1 कैलोरी में जो हमारी होती है उस आप कह सकते हैं 1 कैलोरी जो हमारी होती है बराबर, वो होती है 4.186 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी में कितने होते हैं जूल, 4.186 जूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता को आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मा को धारण करना, ऊष्मा को धारण करना। तो किसी पदार्थ में जितनी मात्रा में ऊष्मा समा सकती है वह उसकी ऊष्माधारिता होती है। मतलब वह ऊष्मा को कितनी अधिक मात्रा में अपने अंदर समाहित कर सकता है वह उसकी ऊष्माधारिता होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस पदार्थ की ऊष्माधारिता अधिक होती है वह उतनी धीरे गर्म होता है, जिस पदार्थ की ऊष्माधारिता कम होती है वह उतनी ही जल्दी गर्म होता है। जैसे कि तेल की ऊष्माधारिता जल की तुलना में कम होती है, तेल की ऊष्माधारिता जल की तुलना में कम होती है, इसलिए तेल जल की तुलना में कम ऊष्मा देने पर भी गर्म हो जाता है। किसी पदार्थ की 1 किलोग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट धारिता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मान लेते हैं कोई पदार्थ है, 1 kg कोई पदार्थ है, या आप कह सकते हैं 1 लीटर तेल ले लीजिए, 1 लीटर जल ले लीजिए, ठीक है। उसको यदि हम उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान बढ़ाना चाहते हैं हम, तेल का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं और जल का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तापमान। तो उसके लिए जो हम ऊष्मा देंगे तो देखिए बराबर ऊष्मा नहीं लगेगी। तेल के लिए जल की तुलना में कम ऊष्मा लगेगी, क्योंकि तेल की ऊष्माधारिता कम है, इस वजह से वो जल्दी जो है गर्म होगा, जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगा। और जल की अधिक होने के कारण वह जो है अधिक ऊष्मा लेगा, तब जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। दोनों पदार्थ की मात्रा बराबर है, दोनों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको गर्म करना है, लेकिन उसको जो दी गई ऊष्मा है वह जो है भिन्न होगी, उसको दी गई ऊष्मा जो है भिन्न होगी, वह होती है ऊष्माधारिता के कारण। तो यहाँ पर लिखा है आपका 1 किलोग्राम मात्रा, सॉरी, किसी पदार्थ की 1 किलोग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो उसको ऊष्मा दी जाती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप। तो ताप क्या होता है, गर्म एवं ठंडा होने की माप को क्या हम कहते हैं, तापमान कहलाता है। गर्म या ठंडा होने की माप को क्या कहते हैं हम, तापमान कहते हैं। उसी को जैसे तापमापी से जो है ताप को मापा जाता है, या ताप कह सकते हैं या तापमान कहते हैं उसको।
जिसे तापमापी यानी थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, लेकिन तापमान केवल ऊष्मा की माप है, खुद उसमें ऊर्जा नहीं है। जो ताप होता है वो ऊष्मा की माप है, खुद उसमें ऊर्जा नहीं है। जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था, जल और तेल के उदाहरण में मैं आपको बता रहा था कि जल जो है दोनों की मात्रा समान है और दोनों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो जो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म होता वो उसका ताप होता, लेकिन ऊष्मा जो उसको दी जा रही है वो अलग है। तो ऊष्मा जो है वो अलग है, ऊष्मा की माप जो है खुद ऊष्मा की ऊर्जा नहीं है, वो ऊष्मा की माप है। जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ताप जो है वो वह उसकी माप है, और जो ऊष्मा है वो अलग है, वो क्या है, ऊर्जा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है आपका यहाँ पर तापमान केवल ऊष्मा की माप है, खुद उसमें ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उसमें ऊर्जा अलग है। इसको मापने के लिए कई प्रणालियों विकसित की गई, जिसमें आप कह सकते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक होता है रेडियन। रेडियन के माध्यम से भी नापा जाता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन, तो यह जो है इसके प्रमुख है, जो है आप कह सकते हैं इनके माध्यम से जो है मापी हैं, आप कह सकते हैं तापमापी हैं, जिनके माध्यम से जो है तापमान को मापा जाता है। तापमान को सेल्सियस के जरिए जो है, सेल्सियस आप जानते हैं 0 से 100 डिग्री तक सेल्सियस में मापते हैं। इसका पैमाना जो होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री पर जो है जल जम जाता है और 100 डिग्री पर जल जो है उबलने लगता है। 100 जल का क्वथनांक बोल सकते हैं इसको, 0 डिग्री को हिमांक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका केल्विन। तो केल्विन जो है आपका 273 से 373 डिग्री केल्विन के रूप में जो है इसका पैमाना होता है, 273 से 373 डिग्री केल्विन। आप कह सकते हैं कि 273 जो है 0 के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 डिग्री केल्विन। इसके बाद आता है हमारा फ़ारेनहाइट। तो ये आप इसको फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। फ़ारेनहाइट, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस में 2 बार बोल रहा हूँ, हर चीज़ को आपको ध्यान से सुनना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमेगा। यदि सेल्सियस पैमाने से देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जम जाएगा, लेकिन यदि फ़ारेनहाइट पैमाने से देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है पानी जमेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 212 डिग्री, जो है आपके यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला जो है, आप यदि सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है फॉर्मूला आपका दिया गया है, C = 5/9 कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर जो है एफ जो है फ़ारेनहाइट है -32, सी मतलब सेल्सियस है, एफ मतलब फ़ारेनहाइट है। तो C = 5/9 कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर जो है F-32। इस फॉर्मूले के जरिए जो है आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं। जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी जो है हमारे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा और कार्य में संबंध स्थापित किसने किया था? तो ऊष्मा एवं कार्य में संबंध जो है डॉक्टर डी जूल ने स्थापित किया था, और कार्य की इकाई भी इसलिए जूल के नाम से है। तो डॉक्टर डी जूल ने जो है ऊष्मा एवं कार्य में संबंध स्थापित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा जो है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। आपने देखा होगा कि किसी ठोस में जो है अणु जो है पास पास उपस्थित होते हैं, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि मान लेते हैं एक छड़ आपके पास है, आप छड़ के एक छोर को गर्म कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ गर्म करने पर तुरंत ही जो है आपके दूसरा छड़ का दूसरा छोर जो है गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे जो है ऊष्मा का संचरण होगा और इस छोर साइड जो है गर्म होने लगेगा। तो आप देखेंगे जहाँ पर जिस छोर पर आप गर्म कर रहे हैं वहाँ पर जो है उस छड़ जो है अधिक गर्म होगी, और जिस साइड आप गर्म नहीं कर रहे हैं उस साइड भी वो है धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, उस साइड जो है वो आप देखेंगे कि कम गर्म होगी। तो यह जो संचरण होता है ऊष्मा का, वह होता है चालन विधि के द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, तो यह ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? तो 60 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पर जो होगा आपका 140 फ़ारेनहाइट।
या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो फॉर्मूले के जरिए, जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया उसके जरिए जो है आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मूला था C=5/9 कोष्टक के अंदर F-32, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है आप सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या सेल्टीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्टीग्रेड में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक जो है गामा में क्या संबंध है। तो यह जो है क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि इसके अनुपात में कितना संबंध होता है। तो अल्फा बीटा गामा का जो अनुपात होता है क्रमशः 1:3 होता है। आपको ये याद रखना है, यह पूछा भी गया है कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो अल्फा बीटा गामा के अंदर जो अनुपात होता है वह होता है, अंतर का अनुपात जो है 1, 2, 3 के हिसाब से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। तो सूर्य का अधिक ताप होने के कारण पारोमीटर के माध्यम से जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। ताप जो है तापमापी के माध्यम से मापा जाता है, लेकिन ताप जो है अलग अलग, यदि मान लीजिए कम है जैसे, तो वो थर्मामीटर के माध्यम से ताप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है थर्मामीटर के माध्यम से हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जो यदि सूर्य का ताप है तो उसको थर्मामीटर के माध्यम से तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो है टेम्परेचर बहुत अधिक होता है ना। तो इसलिए उसका जो है पायरोमीटर के माध्यम से सूर्य का ताप मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। तो बीटा और 2 अल्फा, बीटा टू अल्फा, रेखीय और क्षेत्रीय। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर रेखीय जो है आपको अल्फा को बोला गया है, क्षेत्रीय जो बीटा को बोला गया है, और आयतन जो आपका यहाँ पे वो गामा का वाला है प्रसार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसलिए बीटा=2 अल्फा, जो बीटा होता है 2 अल्फा के बराबर है, क्योंकि अनुपात जो है अल्फा का जो है 1 है, बीटा का 2 है, और गामा का जो है हमारा 3 है। तो बीटा जो आपका है वो 2 अल्फा के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विकिरण पारोमीटर से कितना तापक्रम माप सकता है। जो आपका पारोमीटर है तो कितना तापमान माप सकता है। तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान मापते हैं वो आपका पारोमीटर के माध्यम से मापते हैं। पारोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है, वहाँ पर पारोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट आपका रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। तो गामा= आपका 3 अल्फा के बराबर है। देखिए जो है आपका अल्फा है और आयतन जो है आपका गामा है, तो गामा=3 अल्फा के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहती है। जब शीशे की किसी छड़ को आप भाप में रखेंगे तो उसकी लंबाई में प्रसार होगा, बल्कि चौड़ाई में प्रसार नहीं होता है। चौड़ाई जो है अपरिवर्तित रहती है और उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड जो है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। इसका नेक्स्ट है आपका, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है संवहन। इसका नेक्स्ट है आपका, कैलोरी, एक कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है। तो हमने अभी देखा था 4.168 कुछ ऐसा था, तो 4.2 जूल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल के बराबर है। जो है एक कैलोरी कितने बराबर है, 4.2 जूल के। कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो पारा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में यदि आप देखते हैं तो आपका होता है 272 डिग्री केल्विन। एंड यदि आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है पानी के हिमांक है, जहाँ पर पानी जमता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो वह है अवरक्त किरणों द्वारा। जो उसकी सूरज की अवरक्त किरणें हैं उसके माध्यम से जो है सोलर कुकर को वह गर्म कर देता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पानी का क्वथनांक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मतलब उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी उबलने लगता है, वाष्प रूप में, क्वथनांक मतलब वाष्प रूप में परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ग्रीष्म काल में सफेद कपड़े पहनना अच्छा होता है, क्यों। तो आप लोग देखते होंगे कि रेगिस्तानी इलाके वाले व्यक्ति जो है व्हाइट कपड़े अधिक पहने जाते हैं, व्हाइट कपड़े की कुर्ता पहनना जो है अधिक होता है। तो उसका कारण क्या होता है। उसका कारण है कि सफेद कपड़ा जो है ताप का अवशोषण कम करता है। काला जो कलर होता है वो ताप का अवशोषण अधिक करता है, और सफेद कपड़ा जो है ताप का अवशोषण कम करता है, जिस वजह से उनको गर्मी कम लगे। इस वजह से जो है वो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। आप देखते हैं कि एक जो आपका सोलर कुकर है, सोलर कुकर का जो अंदर की जो
दीवारें होती हैं वह काले रंग की होती हैं, बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह अधिक ऊष्मा, सूर्य की अधिक ऊष्मा को जो है अवशोषित कर सके। इसलिए ग्रीष्म काल में हम लोग भी जो है सफ़ेद कपड़ा पहने। यदि गर्मियों के दिन में आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो आपको कम गर्मी लगेगी। नेक्स्ट है आपका, बॉयल के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? जो बॉयल होते हैं उनके अनुसार क्या स्थिर रहता है? तो ताप जो है स्थिर रहता है। नेक्स्ट है आपका, थर्मस प्लास्की का आविष्कार किसने किया था? तो डेबार ने जो है आपका थर्मस प्लास्की का आविष्कार किया था। इसके साथ फ्रेंड जो है हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। और भी क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो यदि आप चाहते हैं तो वो मैं करवा दूंगा अलग से, या आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो इसमें बहुत क्वेश्चन आंसर हैं, तो करा दूंगा मैं। यदि वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ सीखा है इससे, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए। और नोट्स जो है आपको दो जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम पेज पे। तो आप दोनों में से कहीं से भी जो है आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।